नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे आर्थिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। देखिए, एक तरफ तो हर जगह डिजिटल पेमेंट्स का जलवा है, लेकिन दूसरी तरफ नकद यानी कैश की एक बहुत ही चौंकाने वाली वापसी हो रही है। चलिए, बिना देरी किए सीधे डेटा के अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है। 61,000 करोड़ रुपए। जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अप्रैल के सिर्फ शुरुआती 15 दिनों में ही हमारे भारतीय बैंकिंग सिस्टम से इतनी बड़ी रकम फिजिकल कैश के रूप में निकाल ली गई। ये एक ऐसा विशाल आंकड़ा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारा पूरा का पूरा सिस्टम किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब ये डेटा देखिए, ये बड़ा ही अट्रैक्टिव और दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ भारत है जो पूरी दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन को अकेले संभाल रहा है, मतलब सड़क किनारे की छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक सब कुछ क्यूआर कोड पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 42.3 लाख करोड़ रुपए आज भी फिजिकल कैश के रूप में सर्कुलेशन में मौजूद हैं। ये डिजिटल बनाम एनालॉग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। नवंबर 2016 की नोटबंदी के झटके के बाद कैश सर्कुलेशन एकदम से नीचे गिरा था, लेकिन जुलाई 2025 में कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जो 6,000 जीएसटी नोटिस मिले, उसने पूरा माहौल ही बदल दिया। फिर अक्टूबर 2025 से नकद की मांग का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते अप्रैल 2026 में 61,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक विड्रॉल तक पहुंच गया। नोटबंदी के क्रैश के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। तो इस भारी नकद मांग के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े मैक्रो कारण हैं। ये 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जो इस कैश डिमांड को हवा दे रहे हैं। पहला है छोटे व्यापारियों के बीच टैक्स का डर, यानी टैक्स पैनिक। दूसरा है हमारे चुनावी चक्र का प्रभाव, और तीसरा है बैंकिंग अनिश्चितता के चलते पैदा हुई प्रिकॉशनरी डिमांड और सोने जैसी कीमती धातुओं की बिक्री। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। कारण नंबर 1, टैक्स पैनिक और डिजिटल सर्वालांस का डर। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। स्टेप 1, सरकार ने उन यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा की ट्रैकिंग शुरू कर दी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर था। स्टेप 2, इसी के आधार पर जुलाई 2025 में कर्नाटक में लगभग 6,000 जीएसटी नोटिस भेजे गए। और स्टेप 3, इसका नतीजा क्या हुआ? व्यापारियों में भारी खौफ। बेंगलोर और मैसूर जैसी जगहों पर हजारों छोटे व्यापारियों ने यूपीआई का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया और सरकारी सर्वेलेंस से बचने के लिए दोबारा से कैश ओनली मॉडल अपना लिया। आगे बढ़ते हैं कारण नंबर 2 पर, हमारा चुनावी चक्र और कैश का खेल। ये जो 12% का आंकड़ा है ना, ये बहुत अहम है। ऐतिहासिक आर्थिक डेटा लगातार ये साबित करता है कि जब भी बड़े इलेक्शंस आते हैं तो फिजिकल कैश सर्कुलेशन में लगभग 12% का सीधा और तेज उछाल देखा जाता है। चुनावी रैलियों और लोकतांत्रिक गतिविधियों में नगद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना आज भी एक कड़वी और बहुत बड़ी वास्तविकता है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, बैंकिंग पर भरोसा और गोल्ड फैक्टर। देखिए, एक तरफ तो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरें या तो बिल्कुल स्थिर हैं या कम हो गई हैं। दूसरी तरफ 2025-26 में सोने और चांदी की कीमतों ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि आम नागरिकों ने अपना सोना चांदी बेचा जरूर, लेकिन उस पैसे को वापस बैंक में डालने के बजाय फिजिकल कैश बनाकर घरों में रखना ज्यादा अट्रैक्टिव और सुरक्षित समझा। ग्रामीण कैश इकोनॉमी, फिजिकल नकदी पर आज भी गहरा भरोसा। नाबार्ड का डेटा हमें एक अलग ही दुनिया दिखाता है। अच्छे मॉनसून की वजह से ग्रामीण परिवारों की आय में काफी वृद्धि हुई है और समृद्धि आई है, लेकिन ये नई समृद्धि डिजिटल वॉलेट्स का रास्ता नहीं पकड़ रही। ग्रामीण स्तर पर जो लोकल बाजार हैं या मजदूरी का काम है, वो आज भी लगभग पूरी तरह से फिजिकल कैश पर ही टिका हुआ है। डिजिटल इंडिया की चमक से दूर ये पूरी तरह से नकद पर आधारित एक अलग ही अर्थव्यवस्था है। बैंकिंग सिस्टम पर इसका असर और लिक्विडिटी स्ट्रेस। ये पूरा सिलसिला एक बहुत ही खतरनाक आर्थिक चक्र बना रहा है। स्टेप 1, नकद निकासी अचानक से तेजी से बढ़ती है। स्टेप 2, इसके कारण बैंकों में डिपॉजिट यानी जमा राशि सूखने लगती है। स्टेप 3, अब पैसों की कमी से बैंकों में लिक्विडिटी स्ट्रेस आता है और उन्हें मजबूरन लोन महंगे करने पड़ते हैं।
और अंत में स्टेप 4, महंगे लोन के कारण कंपनियों का विकास रुक जाता है, जिसका सीधा और बहुत ही नेगेटिव असर हमारी नौकरियों और ओवरऑल आर्थिक विकास पर पड़ता है। इस टेबल को देखकर साफ पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त एक बड़ा असंतुलन आ गया है। HDFC और ICICI जैसे प्रमुख बैंक आज 80% से ऊपर के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर काम कर रहे हैं। इसे सरल भाषा में समझे तो लोन तो भारी मात्रा में बांटे जा रहे हैं, लेकिन उन लोन्स को सपोर्ट करने के लिए बैंकों के पास जो डिपॉजिट आना चाहिए वो गंभीर रूप से कम है। ये एक ऐसा गैप है जिसे लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या कैश अभी भी किंग है, डिजिटल बनाम नकद? अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो 61,000 करोड़ रुपए का ये भारी भरकम उछाल कोई बहुत अच्छी आर्थिक सेहत की निशानी नहीं है। असल में ये सिस्टम के अंदर पनप रहे डर, चुनावी माहौल और बैंकिंग व्यवस्था पर कम होते भरोसे का नतीजा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे 10 साल पुराने डिजिटल इंडिया अभियान की शानदार प्रोग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी और खामोश चुनौती है। इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। पिछले 1 दशक में दुनिया के सबसे बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के बावजूद क्या खामोशी से वापस कैश इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं? क्या फिजिकल कैश आज भी उतना ही अट्रैक्टिव है और चुपचाप अपना सिंहासन वापस ले रहा है? इसी विचारणीय सवाल के साथ हमारी आज की